हर साल 26 जनवरी को वो जो हम देखते हैं ना दिल्ली की सर्द सुबह में, हाँ वो परेड, हाँ वही, टैंक, मिसाइलें, मार्च करते सैनिक, रंग बिरंगी झांकियां, ये सब सिर्फ एक मिलिट्री परेड से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस एक किताब का जश्न है जिसने करोड़ों लोगों को, हजारों परंपराओं को एक देश में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। बिल्कुल, और आज की हमारी चर्चा इसी किताब के इर्द गिर्द घूमेगी। ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक तरह से भारत की आत्मा का दस्तावेज है। अच्छा, चर्चा शुरू करने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे संसद की लाइब्रेरी में किसी खास गैस के अंदर रखा गया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। सच में? जी, उसे हीलियम गैस से भरे एक एयर टाइट कांच के केस में रखा गया है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, मतलब वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करती। अच्छा। तो वो उस खास कागज और स्याही को नमी और हवा से बचाती है ताकि वो सदियों तक सुरक्षित रहे। वाह, मतलब ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय खजाने जैसा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी खजाने की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, जब हम कहते हैं संविधान, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मोटी सी रूल बुक है? रूल बुक कहना एक अच्छी शुरुआत है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने क्या था? बहुत सारी चुनौतियां। हाँ, एक ऐसा देश जो 200 साल की गुलामी से निकला था, हजारों टुकड़ों में बटा हुआ था, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के नाम पर। तो सबको साथ लेके चलने के लिए एक भरोसे की बुनियाद चाहिए थी। बिल्कुल, संविधान वही बुनियाद है। मुझे वो कबड्डी मैच वाला उदाहरण याद आ रहा है। हाँ। क्या वो एकदम सटीक बैठता है? कि अगर मैच में कोई नियम ही ना हो तो खेल की जगह सिर्फ, सही बात है, कोई भी अपनी मनमानी करेगा। संविधान ठीक वैसे ही सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये तय करता है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां क्या होंगी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी, उनकी शक्तियां क्या होंगी और उनकी सीमाएं क्या होंगी। और शायद सबसे जरूरी बात, ये तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं, जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि कोई भी एक अंग तानाशाह न बन जाए। सही। और ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हम नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, मतलब वो हक जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और साथ ही हमारे कर्तव्य भी बताता है। तो ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी बन गया। हाँ, इसकी आलोचना भी होती है कि ये बहुत जटिल है। होती है, पर असल में इसकी लंबाई भारत की विशाल विविधता का प्रतीक है। जब आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों की उम्मीदों को एक दस्तावेज में समेटना हो तो आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। ये तो हुई इसकी परिभाषा, लेकिन इसे बनाने की जो कहानी है वो तो अपने आप में एक महाकाव्य जैसी है। 3 साल की मेहनत, सैकड़ों लोग। ये वाकई एक असाधारण काम था। इसके लिए 1946 में एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अच्छा। इसमें वो लोग थे जिन्हें पूरे भारत से चुना गया था। विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए थे। और जैसा कि आपने कहा, भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो क्या इस सभा में वो विविधता दिखती थी? यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात थी। उस कमरे में पूरा भारत एक साथ बैठा था। हर प्रांत, हर धर्म, हर बड़े समुदाय के प्रतिनिधि थे। बड़े बड़े वकील थे तो किसान नेता भी थे। और महिलाएं भी थीं। हाँ, 15 महिलाएं भी थीं। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख जैसी सशक्त आवाजें। ये कोई इलीटों की बंद कमरे में हुई बैठक नहीं थी, ये भारत की आवाज थी। तो इस सभा ने काम कैसे शुरू किया? लगभग 3 साल लगे हैं ना? जी, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। ये तो बहुत लंबा समय है। लंबा तो था, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर घंटों बहस होती थी। सोचिए, देश का भविष्य लिखा जा रहा था। सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन असली जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी पर, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो संविधान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहरा अध्ययन किया था। उनका काम सिर्फ दूसरों के विचार लिखना नहीं था, बल्कि उन विचारों को भारत की सामाजिक सच्चाई की कसौटी पर कसना था। मतलब ये पक्का करना कि समानता और न्याय जैसे शब्द सिर्फ किताबी बातें ना रह जाएं। बिल्कुल,
बल्कि समाज के सबसे पिछड़े तबके तक उनकी गारंटी पहुंचे। अच्छा, तो इन सब के पास प्रेरणा का स्रोत क्या था? क्या उन्होंने सब कुछ शून्य से शुरू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास 3 बड़े प्रेरणा स्रोत थे। पहला और सबसे बड़ा था भारत का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व। हाँ, ये शब्द सिर्फ नारे नहीं थे, ये वो मूल्य थे जिनके लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जान दी और गांधी जी ने दशकों तक संघर्ष किया। ये मूल्य सीधे संविधान की नींव में रखे गए। और दूसरा स्रोत? दूसरा स्रोत था भारत की अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सबका कल्याण हो। इन्हीं विचारों ने संविधान को एक नैतिक आधार दिया। यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्यों का विचार भी हमारी प्राचीन परंपरा से आया है, जहाँ अधिकार से पहले कर्तव्य पर जोर दिया जाता था। ये दिलचस्प है। अधिकार तो हम सब याद रखते हैं, लेकिन कर्तव्यों पर उतनी बात नहीं होती। सही कहा। वैसे मौलिक कर्तव्यों को असल में 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। शुरुआत में फोकस अधिकारों पर ज्यादा था। अच्छा, और तीसरा स्रोत? तीसरा स्रोत था पूरी दुनिया। संविधान निर्माताओं का मन संकीर्ण नहीं था। उनका मानना था कि जहां से भी अच्छा विचार मिले उसे लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः। क्या बात है, मतलब हर दिशा से नेक विचार मेरे पास आए। तो ये एक तरह से कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों का एक गुलदस्ता बनाने जैसा था। बिल्कुल, ये नकल नहीं, एक समझदार चयन था। जैसे फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया, और आयरलैंड से? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, यानी वो लक्ष्य जो सरकार को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका से एक आजाद और ताकतवर न्यायपालिका का विचार लिया, लेकिन हर विचार को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। एकदम। ये तो हुई वैचारिक बातें, लेकिन मैंने सुना है कि ये दस्तावेज कला का भी एक नमूना है। हाँ, और ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। संविधान की मूल प्रति कोई टाइप की हुई किताब नहीं है। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के कैलीग्राफर ने अपने हाथों से लिखा है। क्या, हाथ से? पूरा का पूरा संविधान? जी हाँ, इटैलिक अक्षरों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने खूबसूरत चित्रों से सजाया है। अरे वाह! उन चित्रों में आपको भारत की पूरी सभ्यता की यात्रा दिखेगी। मोहनजोदड़ो की मोहरों से लेकर वैदिक काल, रामायण महाभारत, बुद्ध, महावीर, अशोक, अकबर से होते हुए गांधी जी के दांडी मार्च तक। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये दस्तावेज हमारी जड़ों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। यही इसकी खूबसूरती है। तो अब अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं पर आएं, तो वो 3 स्तंभ कौन से हैं? 3 स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। इनमें खासकर अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके बीच का फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है और जिनकी गारंटी है। मतलब अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कानून के सामने बराबरी का अधिकार या बोलने की आजादी, ये लागू करने योग्य हैं, एनफोर्सेबल हैं। और निदेशक सिद्धांत? निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक गाइड बुक या एक टू डू लिस्ट की तरह है। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की सरकार से उम्मीद की जाती है जैसे जैसे देश सक्षम होता जाएगा। अच्छा, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। हाँ, या गांवों में पंचायतों को मजबूत करना। अगर सरकार ये नहीं कर पाती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन चुनावों में जनता उन्हें जवाबदेह ठहरा सकती है। मतलब अधिकार आज के गारंटी है और निदेशक सिद्धांत बेहतर कल का वादा। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही फर्क है। और इसी संतुलन ने संविधान को इतना व्यवहारिक बनाया है। और इसीलिए उन्होंने इसे एक जीवंत दस्तावेज यानी अ लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। एकदम सही, यही संविधान की एक तरह से सुपर पावर है। इसमें संशोधन यानी बदलाव की गुंजाइश रखी गई ताकि यह समय के साथ अप्रासंगिक ना हो जाए। इसके कुछ उदाहरण हैं? कई हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो आज हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, उसे 1992 में 73वें संशोधन के जरिए ही तो संवैधानिक दर्जा मिला। शिक्षा का अधिकार भी तो बाद में जोड़ा गया था। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार 2002 में 86वें संशोधन के बाद एक मौलिक अधिकार बना। और एक बहुत ही दिलचस्प मामला 2004 का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अपने घर पर तिरंगा फहराना हर नागरिक का
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इससे पहले आम नागरिकों को इसकी इजाजत नहीं थी। नहीं थी। तो ये दिखाता है कि संविधान कैसे समय के साथ अपनी व्याख्या को भी विकसित करता है। और इस सब का सार, इस पूरे दस्तावेज की आत्मा, इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में मिलती है। हाँ, प्रस्तावना पूरे संविधान का परिचय या उसका सार है। वो चंद लाइनें हमें बताती हैं कि हम एक देश के रूप में क्या बनना चाहते हैं। चलिए इसके कुछ खास शब्दों पर बात करते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। कोई दूसरा देश हमें हुक्म नहीं दे सकता। फिर आते हैं दो शब्द जो बाद में जोड़े गए और जिन पर आज भी काफी बहस होती है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। सही। समाजवादी शब्द का मतलब है कि देश के संसाधनों का फायदा समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आर्थिक असमानता कम हो। और पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। और लोकतांत्रिक और गणराज्य में क्या फर्क है? ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। लेकिन गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च प्रमुख है, हमारे मामले में राष्ट्रपति, वो भी चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। अच्छा, जैसे ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ के प्रमुख रानी या राजा होते हैं। ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण था। और अंत में वो 4 मूल्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और यही इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोचने बोलने की स्वतंत्रता, पद और अवसर की समानता और बंधुत्व, यानी हम सब भारतीय एक परिवार की तरह हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सपना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। ये एक वादा है जो हमने खुद से किया है। ये एक रूल बुक है जो हमें अराजकता से बचाती है। ये एक ढाल है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। और ये एक मशाल है जो हमें एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाती है। और क्योंकि ये एक जीवन दस्तावेज है, इसीलिए इसकी रक्षा करने और इसके मूल्यों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। संविधान ने हमें एक आदर्श दिया है, एक मंजिल बताई है। सवाल यह है कि एक समाज के रूप में क्या हम उस मंजिल की ओर सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं तो एक नागरिक के तौर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें उन आदर्शों के थोड़ा और करीब ले जाएं। इस पर सोचना शायद आज सबसे जरूरी है।